क्या अनचेक्ड अनचेक्ड क्या यार, उस दिन तो बताया था, बोल बोल के बताया था, फिर भी नहीं आता। हो वर्ड ओपन कर लेते हैं। अब तो एक नया बना लेते हैं, तो आपका हो ही गया। तो आज करेंगे हम क्या, एक्सेप्शन। हाँ, पहले यार पता तो चल जाए है क्या ये, बाद में हैंडल कर लेंगे। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी यही है, हम पहले वही पता करने की कोशिश करते हैं कैसे हैंडल होगी। पहले ये तो पता कर लें होती क्या चीज़ है ये। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कहा गया है क्या, कोई भी एन अनवांटेड, कोई भी ऐसी घटना हो जाए, कोई इवेंट हो जाए अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया, प्रियांशु यहाँ से आइसक्रीम लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन ऐसा करा होगा कि मैं अभी वहाँ जाऊँगा, पैसा दूंगा, आइसक्रीम लूँगा और वापस आ जाऊँगा। परंतु इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, जब मैं जाऊँगा वहाँ फाटक लगा मिलेगा। तो अनएक्सपेक्टेड था ना ये, और अनवांटेड था। एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिस्टर्ब, जो कि इनका आइसक्रीम लेके आने तक इनका प्रोग्राम का फ्लो कैसा था, नॉर्मल था, लेकिन इस फाटक लगने से क्या कर दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया। एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड, ये लो, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिस्टर्ब नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड। सबसे पहले आपको यही पता चलनी चाहिए कि एक्सेप्शन होती क्या है। एन अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम, दैट इज नथिंग बट एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई इशू हो इस डेफिनेशन में? अंकित, किसी को? विकास, रंजीत, आ रहा है? हाँ जी रंजीत, आ रहा है, क्लियर है ना? कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। हेलो, हेलो, हाँ रंजीत बोलो। भाई मान लो आपने, आपका कल एग्जाम है, सोच लो ऐसा कि कल आपका एग्जाम है, ठीक, और आपने तैयारी कर ली बढ़िया से, कॉपी पेंसिल में नोट्स बना बना के भी देख लिए। कल एग्जाम में लिखने के लिए आपने अपने पेन और वो इरेजर वगैरह यानी कि पेंसिल बॉक्स भी तैयार रख लिया, और बाइक की कीवी अपनी आंखों के सामने टांग दी कि सुबह उठते ही कहीं ढूंढना ना पड़े, फटाक से दिख जाए। ठीक है, कल एग्जाम है सुबह 7:30 बजे, ठीक, परंतु ये जो निद्रासन है ये आपके ऊपर हावी हो गया और सोते ही रह गए, तो क्या 7:30 वाला एग्जाम आप दे पाएंगे? सो के ही आप 8 बजे उठ रहे हैं, सुखद निद्रा में आप चले गए थे, तो क्या एग्जाम दे पाओगे? तो जो भी आप अपने नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम यानी कि एग्जाम देने वाला प्रोग्राम सोचा था, वो क्या आप नॉर्मली एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कौन सी एक्सेप्शन आ गई? स्लीपिंग एक्सेप्शन आ गई, आप सोते रह गए। या चलो सोने वाला भी आपने इंतजाम कर लिया था, अलार्म लगा लिया, ठीक है, अलार्म बजने के बाद आप उठ गए, सब चीज करा, बाइक से जा रहे हैं, चलते चलते बाइक में टायर पंचर हो गया,
और आप निकले ही टाइम से हो। कितने बजे निकले हो आप? आपने सोचा 15 मिनट में मैं पहुंच जाता हूँ, 7:15 पे ही निकले। एग्जाम दे पाओगे? तो टायर पंचर एक्सेप्शन हो गई। मतलब एक्सेप्शन को नाम से समझने की कोशिश करो क्या कहती है वो। जैसे कि आपकी सभी एक्सेप्शन कहती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि आप ऐसी चीज को पॉइंट करने को कह रहे हो जिसमें नल है। ठीक है, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऐसे कहती है ना। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यही तो कहती है कि भैया आप ऐसी फाइल ढूंढने को कह रहे हो जो मुझे मिल नहीं रही है, तो वही आपकी एक्सेप्शन है। मान लो आप गए बिल्डिंग तक स्कूल की, बाइक से चले गए, टायर पंचर भी नहीं हुआ, सब चीज चले गए बढ़िया, परंतु उसी दिन स्कूल की बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई, बॉम्ब ब्लास्ट, तो क्या एग्जाम हो पाएगा? जो आपने नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर एग्जामिनेशन सोचा था वो हो पाएगा? नहीं हो पाया। कौन सी एक्सेप्शन हुई? तो इस तरह की जो अनवांटेड इवेंट आ जाते हैं जो कि आपकी एक्सपेक्टेड भी नहीं थे, आपने ऐसा सोचा भी नहीं था, और वो आपके नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। दैट इज नथिंग बट एक्सेप्शन। बस यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। स्लीपिंग एक्सेप्शन, एक और बताई थी ना अभी, बॉम्ब ब्लास्ट, और नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नहीं कुछ और बताई थी। ये सब एक्सेप्शन आ गए आपकी, लाइव एग्जांपल है ऐसा मानो, हालांकि इनका जावा से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रहे ताकि आप समझ जाओ कि भैया क्यों चल रही थी ये बात, वो इवेंट याद आ जाएगा कि हाँ एक्सेप्शन क्या है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये नाम लिख दिए हैं। ठीक है, अब ऐसा एक और एग्जांपल दे देता हूँ जो लाइव सिनेरियो से रिलेटेड हो। सपोज करो मैंने आपसे कहा मुझे भदोई के सारे एयरटेल कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए, और वो भी आज तक के, अभी तक के। ठीक, तो आपने एयरटेल से डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, एयरटेल के सर्वर से डेटाबेस से कनेक्टिविटी ले ली। कनेक्टिविटी लेने के बाद उनकी यूजर लिस्ट वाली जो फाइल है उसके अंदर से एक एक करके रीड कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब प्रोग्राम ऐसा लिख रहे हो। जैसे ही आपने रन करा उन्होंने वहां से फाइल हटा ली कि नहीं अभी हमें इसमें कुछ अपडेट करना है, वहां से उन्होंने फाइल हटा ली, नहीं जी अभी हमें यहाँ पे कुछ अपडेट करना फिर डालेंगे। तो क्या आपके प्रोग्राम को वो फाइल मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। कौन सी एक्सेप्शन आ जाएगी? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अच्छा, इसको हैंडल करने का क्या तरीका है? हमें पहले से ही पता है कि हम जिस फाइल को रीड करने जा रहे हैं ऐसी एक संभावना है कि वहां पर क्या पता फाइल ही ना मिले, तो जरूरी नहीं है कि अभी तक के सारे यूजर करें। कल जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमारे पास कल की भी तो फाइल होगी, परसों भी हम चला रहे थे प्रोग्राम को, परसों की भी तो फाइल होगी। इतने हम मतलब अगर वो ना मिले तो कैच में हम डाल देंगे इतने आप ये वाली फाइल से रीड करना शुरू कर दो, तो अल्टरनेटिव ले दे दिया ना। और जब वो रीड कर लेगा टाइम टू टाइम चेक करते जाओ कि भैया अभी नई वाली आई है या नहीं आई है। तो हमने रिपेयर कहाँ करा? हमने एक अल्टरनेटिव रास्ता दे दिया कि अगर वो फाइल ना मिले तो आप ऐसे कर लेना। तो ये अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव रास्ता, अल्टरनेटिव तरीका नथिंग बट एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन तो बता चुके कब की, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ठीक है, अब आप जैसे एक प्रोग्रामर हो, सपोज ये आप एक प्रोग्रामर हो, इट इज हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, फाइल नॉट फाउंड भी लिख देता हूँ, एग्जाम्पल याद रहेगा। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एयरटेल कस्टमर लिस्ट रीडिंग। ठीक है, इससे याद आ जाएगा ना एग्जाम्पल। चलिएगा, अब कह रहा हूं मैं कि भैया आप जितने भी प्रोग्रामर हो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है। इट इज हाईली रिकमेंडेड टू हैंडल
एक्सेप्शंस प्रोग्रामर्स के लिए हाईली रिकमेंडेशन है कि वो एक्सेप्शन को हैंडल करें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेसफुल की जगह मैं एक साधारण सा शब्द इस्तेमाल कर ले रहा हूं, नॉर्मल। देखिएगा, प्रोग्राम का टर्मिनेशन दो तरीके से होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। ठीक है, कैसे कैसे होता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। देखिएगा, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट 1, ठीक है, फिर लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट 2, 3, 4, 5 कितनी भी डाल दो, है ना। यहाँ इसके बाद डाल दिया स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, रन करा, एग्जीक्यूट करा, और आपका प्रोग्राम देखो बिना रुके स्टेटमेंट 4 तक चल पड़ा ना। इसे कहते हैं हम क्या, बिना किसी रुकावट के स्मूथली वो चल गया, तो इसे कहते हैं हम नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ योर प्रोग्राम। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहां मैंने डाल दिया 0 डिवाइडेड बाय 1 और रन कर दिया, तो क्या हुआ, 0 आ गया। ऑब्वियसली भाई 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर मैंने 1 डिवाइडेड बाय 0 कर दिया तो आपका क्या नॉर्मल हुआ, नहीं, दो स्टेटमेंट के बाद ही वो रुक गया, दो स्टेटमेंट के बाद ही वो रुक गया। लास्ट वाला जब अगर चल जाता तो हम इसे कहते हैं नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला कहाँ चला, ये रुक गया। हाँ, अगर मैं इसको कह देता, क्या ये थ्रो नहीं करते, हम ट्राई कैच में डाल ले रहे हैं, जैसे हमें लग रहा है यहाँ एक्सेप्शन आएगी, इसी को हम कर देते हैं किसमें, ट्राई और कैच ब्लॉक में डाल दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, ये रहा। ठीक है, अब देखिएगा नॉर्मल फ्लो हुआ है या एबनॉर्मल हुआ है, जबकि एक्सेप्शन आई भी होगी, है ना, एक्सेप्शन आई भी होगी लेकिन हैंडल हो गई। तो एबनॉर्मल और नॉर्मल टर्मिनेशन वाली बात से समझ में आ रहा है आपको, ये बात समझ में आ रही। दो तरीके के टर्मिनेशन होते हैं प्रोग्राम की, एक नॉर्मल टर्मिनेशन और एक अबनॉर्मल टर्मिनेशन। जब प्रोग्राम आपका बिना किसी रुकावट के, बिना किसी एक्सेप्शन के लास्ट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट हो जाए तो वो कहलाता है आपका क्या, नॉर्मल टर्मिनेशन। और अगर बीच में कहीं रुक जाए, बाद वाली स्टेटमेंट को प्रिंट ही ना कर पाए, एग्जीक्यूट ही ना कर पाए, तो क्या कहेंगे, अब नॉर्मल टर्मिनेशन। ये वाली बात समझ में आई, ये क्यों लिखा मैंने, ये इसीलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसको बोल्ड भी कर दिया है, नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब बात सीधी सी है, अगर क्वेश्चन अगर बनता है तो इंटरव्यूअर ये कह सकता है व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग आखिर है क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग कभी भी एक्सेप्शन को रिपेयर करने से नहीं रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्सेप्शन रिपेयर कर लेंगे, उससे मतलब नहीं है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब एक्सेप्शन को रिपेयर करना नहीं है। तो क्या है, वी हैव टू डिफाइन और गिव एन अल्टरनेटिव वे टू normally to have defined some alternative way for execution of rest piece of code, execution of rest code, ठीक है, in normal way, mean to say that normal termination। अगर हम अपने प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन चाह रहे हैं तो वही आपका क्या है, अल्टरनेटिव वे देना क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। भाई हमें मालूम है एक्सेप्शन आने वाली है, परंतु एक्सेप्शन जब आ ही जाए तो क्या हम उसको आने देंगे,
कुछ ऐसा नॉर्मल टर्मिनेशन के लिए कुछ ऐसा वे दे देंगे ताकि मेरा प्रोग्राम बीच में रुक ना जाए। इस अलग रास्ते को देने को ही क्या कहा जाता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। बस इतना ही रहने देते हैं लिखा हुआ, समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा, इट इज हाईली रिकमेंडेड टू हैंडल एक्सेप्शन फॉर प्रोग्रामर्स। जितने भी प्रोग्रामर हैं, कौन सी एक्सेप्शन? चेक्ड एक्सेप्शन। अच्छा, अभी मैंने ये भी नहीं बताया कि एक्सेप्शन है कितनी तरह की। ये बताइएगा, यहां तक समझ में आया विकास? क्लियर है? एवरीथिंग इज ओके? इज देयर एनी अंकित, इज देयर एनी इशू? आगे बढ़ा जाए, चलेगा। जो ये इतनी बातें हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन वाली, इसको समझने के लिए एक क्या होता है हमारे पास, किस तरह से मेमोरी में वो स्टैक बनता है, किस तरह से वो एग्जीक्यूट होता है, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। देखो, मान लो मैंने कोई पीस ऑफ कोड लिख दिया यहाँ पर, ये लो। हाँ, पूछो पूछो। हाँ, अगर हमें ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाना हो, हमें पता करना हमारे एक्सेप्शन आया कि कौन सा एक्सेप्शन आया, तो यहीं पे कैच में लिखवा दो ना कौन सी एक्सेप्शन आई है। ये वैसे मैं करा था अभी, आप मतलब जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं तो मैं तो यही कर दूंगा, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, पर मैं और तमीज से कराता इसको। ये लो, कर दो प्रिंट, हो गया प्रिंट, बता रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई। नहीं तो ऐसे कर लो जैसे करते आ रहे हो आज तक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट ऐसे करके कर रहे हो ना, ई डॉट टू स्ट्रिंग कर लो, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट बना के भेजता है, उस ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है, बस कर देगा वो तो प्रिंट। चलें आगे बढ़े, विकास जी बढ़ जाएं आगे। ये लो, ये मेन मेथड है। इस मेन मेथड के अंदर हमने कोई एक मेथड कॉल कर लिया, मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 यहाँ दे देते हैं, मेथड 1 की डेफिनेशन दे दी, ये रही। इसकी रिटर्न टाइप दे दो कुछ भी, वॉइड इसकी रिटर्न टाइप दे दी। इसके अंदर कॉल कर लेते हैं मेथड 2, और मेथड 2 को भी यहाँ पर हम बना देते हैं, ये लो जी, मेथड 2 भी हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, वो वाला है तो इसको स्टैटिक भी बना लो, चलो इसको भी स्टैटिक बना लो, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा, मेमोरी के अंदर एक रन टाइम स्टैक बना होगा। इस पीस ऑफ कोड को लेकर मेमोरी के अंदर एक रन टाइम स्टैक बना होगा। उसी रन टाइम स्टैक की मैं बात करने की कोशिश कर रहा था आपसे। तो मेमोरी देखो, स्टैक जो होता है, स्टैक, स्टैक नामक शब्द सुना है कभी आपने? स्टैक, स्टैक देखो, स्टैक मैंने पढ़ाया था बहुत पहले, स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, और कह रहा हूँ नहीं, खा रहे हो और गला रहे हो। स्टैक क्या कहती है आपसे कि जो लास्ट में आया पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे। स्टैक ऐसा कहती है, जो पहले आया लास्ट में उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे पढ़ लो, चाहे जो पहले आया उसे लास्ट में, या जो लास्ट में आया उसे पहले। जो आप कभी शादियों में खाना खाने जाते हो, प्लेट्स का स्टैक लगा हुआ देखा होगा, है ना? उस स्टैक में जो प्लेट सबसे पहले रखी गई है उसको सबसे लास्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, और जो सबसे लास्ट में रखी गई थी वो सबसे पहले इस्तेमाल होगी। ये होती है स्टैक। स्टैक में एक ही सिरे से लिया जाता है, मतलब दूसरे ओपनिंग नहीं होती, यानी कि उसका पैकेट जो है ठीक इस तरह से बना हुआ होता है। ये इस तरह से बना दिया, और एक तरफ से ओपनिंग इसकी खुली हुई होती है, दूसरी तरफ से ओपनिंग उसकी नहीं खुली होती। ये क्या है आपका? यही आपका स्टैक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? जो आप बिस्किट का पैकेट देखते हैं, बिस्किट डालते वक्त उसको भी स्टैक का फॉर्मेट दिया जाता है। जो बिस्किट सबसे लास्ट में रखा जाता है वो सबसे पहले खाया जाता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि हम तो नीचे से फाड़ के खा लेंगे।
लेकिन एल्गोरिथम उसके साथ यही वाली लगती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, स्टैक। एक और एल्गोरिथम होती है क्यू, उसे कहते हैं हम क्या, क्यू। क्यू, हाँ हाँ वही पंक्ति, जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, वही वाली बात। तो अगर मान लो हॉल की टिकट लेने के लिए लाइन लग रही है तो सबसे पहले टिकट कौन पाएगा, जो सबसे पहले आया। क्यू इसका उल्टा होती है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। लेकिन स्टैक फर्स्ट इन लास्ट आउट। हाँ, मान लो वही टिकट वाला कह दे कि भैया मैं वहां जाके बैठ रहा हूँ, वहां से देनी शुरू करूंगा, तो ये तो स्टैक हो गई। जो सबसे पहले आया था सबसे ज्यादा दिमाग उसी का खराब हो। हाँ हाँ, एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है, तो अब देखें ये प्रोग्राम कैसे चल रहा होगा, इसने कैसे रन टाइम स्टैक बनाई होगी। सबसे पहले मेमोरी में एक रन टाइम स्टैक बन गई होगी, ये स्टेप नंबर 1 है। इस स्टेप के बाद जो अगला स्टेप आया होगा, नेक्स्ट जो स्टेप आया होगा वो क्या आया होगा आपका, इसी स्टैक के अंदर आपका एक और क्या हो गया होगा, देखें प्रोग्राम देखो भाई, सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये मेन। तो स्टैक में सबसे पहले क्या आ गया होगा, क्योंकि आपकी जेवीएम सबसे पहले इसी को तो कॉल करने वाली है। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो याद करो, याद है ना। तो सबसे पहले क्या आ गया होगा, मेन मेथड। मेन मेथड, ये रन टाइम स्टैक का मैकेनिज्म समझा रहा हूं थोड़ा सा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या हो गया होगा, इसे भी हटाते हैं, यहां से कॉपी करते हैं जिससे आसानी हो जाए। फिर इसके बाद कौन सा कॉल हो रहा होगा, मेन के बाद, मेन के बाद हो रहा होगा आपका मेथड, क्योंकि जैसे ही वो मेन के अंदर जाएगा इसको कॉल करना शुरू कर देगा, तो इसी का नाम लिख देते हैं। ये रन टाइम स्टैक बन रहा है अभी आपका, कौन सा, मेथड 1। मेथड 1, यहां तक किसी को कोई इशू, रन टाइम स्टैक में इनके नाम लिखे गए, यहां तक किसी को कोई इशू, क्लियर है ना। फिर तीसरे नंबर पे क्या काम होगा, रन टाइम स्टैक में फिर कुछ ना कुछ हुआ होगा जरूर, देखो कोड में। फिर मेथड 1 पे आ गया, मेथड 1 पे आते ही क्या मिला होगा, मेथड 2, लिख दो मेथड 2 यहां पर। मेथड 2, यहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। इस तरह से ये रन टाइम स्टैक आपकी बन रही है, क्लियर है। अब धीरे धीरे ये आपकी जो रन टाइम स्टैक बन रही है क्या हो रही है, जब अब कुछ बचा ही नहीं मेथड 2 तक जाने तक, इसी का ही एग्जीक्यूशन बचा है, यहीं पर ही कह रहा है प्रिंट कर दो भैया आप। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया होगा, मेथड 2 आपका एग्जीक्यूट हो चुका, मेथड 2 आपका एग्जीक्यूट हो चुका रन टाइम स्टैक में। अब बचा क्या, यानी कि आपका मेथड 2 क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट हो चुका, ये वाला खत्म हो चुका, इसको अब नहीं करना एग्जीक्यूट, क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला खत्म हो जाएगा, ये पता है ना, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा। ये सारे बॉक्स जो बना रहा हूं समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट बारी में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में भैया बात सीधी सी है, मेन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में मेन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म मेन का काम भी। फिर उसके बाद क्या बचेगा, ये रन टाइम स्टैक बचेगा ना जो बनाया गया था, ये रन टाइम स्टैक भी तो बचा। तो अब आपका लास्ट काम बचता है इस रन टाइम स्टैक को क्या करना, डिस्ट्रॉय बाय जेवीएम। जेवीएम इसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय, बनाया था जिसको उसको मिटाना भी है,
और यहां मैं लिख दे रहा हूं डिस्ट्रॉय बाय JVM। ये लो जी, डिस्ट्रॉय बाय JVM। ये JVM बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अभी हमने सिर्फ 3 मेथड के अंदर मेथड और फिर उसके अंदर भी मेथड ऐसे बनाया, ऐसे पता नहीं कितने बन सकते हैं आपके। तो ये रन टाइम स्टैक वाली बात समझ में आई कि कैसे बनता है तो उसके अंदर मेथड की मैपिंग कैसे होती है, मैपिंग होने के बाद सारे के सारे मेथड कैसे 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, कॉल होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है, लास्ट में रन टाइम स्टैक बची उसको भी डिस्ट्रॉय करना होता है। लास्ट में रन टाइम स्टैक बची उसको भी क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो पूछ लो भैया, नहीं तो फिर मैं वो डायग्राम यहाँ पर दूसरा वाला भी पेस्ट करने वाला हूँ ताकि आपको नोट्स में आसानी रह जाए। ये लो, इस कोड का हमने बनाया है, ये इस कोड के लिए बनाया था ये डायग्राम। जो गार्बेज कलेक्टर की आप बात कर रहे हैं वो तो उन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है जो लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, ऑब्जेक्ट विच आर नो लॉन्गर इन यूज। सपोज करो स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिखा है, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू हेलो, है ना। हेलो क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है। अब हमने उसी str में क्या कर दिया, हाय। तो जो ये हेलो है आपके गार्बेज कलेक्टर को पता है ये जगह घेर रहा है और लंबे समय से इस्तेमाल में भी नहीं आ रहा, इसकी जगह हाय आ चुका है, तो इसे खत्म करेगा ना, मेमोरी रिलीज करेगा। अगर ऐसा नहीं करता वो पता नहीं कितनी मेमोरी भर चुकी होती। आ रहा है समझ में? पानी है यहाँ पर, लेना यार थोड़ा। ये अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो भाई, देखो, क्योंकि अब मैं इसका मैकेनिज्म लिखवाने जा रहा हूँ, हालांकि यही सब बातें लिखवाऊंगा। फॉर एवरी थ्रेड, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा प्रोग्राम हो, प्रोग्राम को वो थ्रेड में बांटता है ना। हम यहाँ छोटे से पीस ऑफ कोड को क्या बोल रहे हैं, थ्रेड बोल रहे हैं, ठीक। हर एक थ्रेड के लिए JVM सेपरेट क्या बनाता है, फॉर एवरी थ्रेड क्या बना रहा है, सेपरेट स्टैक। अभी तो बताया। और पीस ऑफ कोड का छोटे से छोटा पार्ट थ्रेड कहलाता है। हाँ, सिंटेक्स नहीं, जो एग्जीक्यूट किया जा सकता हो। सिंटेक्स तो एक सेमीकोलन भी, सेमीकोलन को क्या एग्जीक्यूट करोगे आप, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू। फॉर एवरी थ्रेड JVM will create a separate stack at the time of thread creation. All method calls performed by that thread, सारे जितने भी मेथड हैं, जैसे मैंने बनाया मेथड 1 मेथड 2, उससे पहले मेन मेथड था, तो वो उस थ्रेड के द्वारा आपका क्या होगा, परफॉर्म होगा, ठीक है। सारे के सारे स्टोर होंगे पहले उसी थ्रेड में, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। एक एक करके उस थ्रेड को स्टैक में सारे के सारे पहले वो स्टोर होंगे। क्लियर है? नहीं? हाँ बोलो। जो भी एंट्री आ रही है उस स्टैक के अंदर, जैसे कि मेरे इस स्टैक के अंदर कोई एंट्री एक एक करके आ रही थी, मेन आया इस स्टैक के अंदर, फिर मेन मेथड 1 आया, फिर मेथड 2 आया। जो भी एंट्री आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं,
एक्टिवेशन रिकॉर्ड और एक और नाम है इसका स्टैक फ्रेम। जो भी इसके अंदर एंट्री आ रही है या तो उसे हम एक्टिव रिकॉर्ड कह देंगे या एक्टिवेशन रिकॉर्ड कह देंगे या फिर फ्रेम कह देंगे, स्टैक फ्रेम। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इशू? जब सारी एंट्री कंप्लीट हो जाएंगी तब क्या करेगा? रिमूव करेगा फ्रॉम द स्टैक, फ्रॉम द, एक एक करके उनकी एंट्री को रिमूव करता जाएगा। जो एग्जीक्यूट वो रिमूव, जो एग्जीक्यूट वो रिमूव। यहां तक व्यू कोई इशू? फिर बाद में लास्ट में क्या करता है? एंड एक बात और लिख देता हूं, ये इतनी सारी बात लिखवाई है, जिस शब्द के लिए लिखवाई है वो भी तो बता दूं। अगर ये सारी एंट्री एक एक करके एग्जीक्यूट हो गई, सब एक एक करके रिमूव हो गया और स्टैक भी डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, तब प्रोग्राम का टर्मिनेशन कैसा होगा? अजीत कैसा होगा? नॉर्मली होगा? पक्का? कहाँ चले गए थे स्टैक बनाने? अच्छा, तो ये बात समझ में आई। जब कभी भी इनमें से किसी भी बीच में कोई दिक्कत आ जाती है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ जाए, तो उस केस में क्या होता है? आगे की चीज़ों को ना तो वो रिमूव करता, सीधे जो आपके स्टैक बनी हुई है वहीं उसको ब्रेक कर देगा, और जैसे ही स्टैक के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा रह गया, बचा रह गया और वो ब्रेक हो गई है, टूट गई है या रिमूव कर दी गई है, तो उस केस में क्या होता है? अब नॉर्मल टर्मिनेशन होता है। जैसे कि मेरे इस डायग्राम के अंदर मैं मान लेता हूँ, सपोज करो कि मेथड नंबर 1 में या मेथड नंबर 1 में ही क्या आ गई होगी? एक्सेप्शन आ गई होगी। तो यहाँ तक तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया होगा। जैसे ही ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा होगा, यहीं इसने क्या कर दिया होगा? सब कुछ ब्रेक कर दिया होगा। और सब कुछ ब्रेक हो गया तो टर्मिनेशन कैसा होगा? बाकी चीजें आएंगी क्या? नहीं होंगी एग्जीक्यूट बाकी की चीजें। वहीं आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली रुक जाएगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर कोई नहीं आई तो प्रोग्राम आपका एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ system.out.println मेन मेथड, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये लिख दिया जी मेथड 1, और यहाँ लिख दिया हेलो के बाद मेथड 2। तो अभी तक मेरी रन टाइम स्टैक भी बनेगी, ये उसमें जाएंगे भी, एग्जीक्यूट भी होंगे, और देखिएगा नॉर्मली 1 बाय 1 सारे के सारे मेरे एग्जीक्यूट हो गए। हेलो लिखा, फिर उसके बाद मेथड 2। देखो सबसे लास्ट में स्टैक के अंदर आया कौन सा था? फोटो देखो स्टैक वाला, सबसे लास्ट में आया कौन था? और सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन सा हुआ? हेलो तो मेथड 2 के अंदर ही है। अगर मैं हेलो मिटा भी दूं तो ये लो, मतलब बात तो एक ही है, सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, जबकि आया था कब? सबसे लास्ट। और सबसे पहले आया था कौन स्टैक के अंदर? और सबसे पहले लास्ट में कंप्लीशन हुआ किसका? मेन का ही। ठीक है, लेकिन यहाँ वाले में मेथड 1 में मैं कह दे रहा हूँ इसको क्या कर दूं? 0 डिवाइड बाय 1 या 1 डिवाइड बाय 0 कर देते हैं, डायरेक्ट एरिथमेटिक एक्सेप्शन डाल देते हैं इसके अंदर, और रन किया, मेरा वो स्टैक वहीं ब्रेक हो गया। बाकी जो एंट्री पड़ी थी उससे कोई मतलब नहीं, अब नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया। आया समझ में? अब मेरा स्मूथ टर्मिनेशन, नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं हुआ। अब जब कभी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको सबसे पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब देना है कि इस प्रोग्राम का टर्मिनेशन नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा। फिर दूसरा बताना है कि इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं सवाल कुछ पूछूंगा तो। ठीक है,
अभी तो थोड़ा सा पढ़ा लूँ कि एक्सेप्शन होती क्या चीज़ है और उसे हैंडल कौन करता है, कैसे कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनता है। अभी पहले इतना पढ़ा लूँ, ठीक है। कितनी देर हो गई, वो कर लेते हैं फिर एसक्यूएल, ठीक है। कल मैं डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर समझाऊंगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन तो समझ में आएगा कैसे कैसे चल रहा है। जब कभी भी ये एक्सेप्शन आती है तो क्या होता है, पीछे कोड बिहाइंड होता क्या है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। वो करता है डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, कुछ बातें वो नोट करके रख लेता है और किसको देता है किसको लेता है वो सब बताऊंगा। अभी बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है।